हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेक्शन 149 का पार्ट 1। इन दिस वीडियो यू विल लर्न सेक्शन 149 का पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और भी बहुत सारे सेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो अगर आपने सेक्शन 149 पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये है पार्ट 2। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी से ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, किसी भी तरह का उनको बेनिफिट हो सकता है कंपनी से। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स को क्या होता है, जैसे ही कंपनी के डायरेक्टर्स कोई डिसीजन लेते हैं, शेयर होल्डर्स को उन पर फेथ नहीं होता कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बायस्ड तो नहीं है। वो ये सोचते हैं। उनको क्या लगता है कि कंपनी के डायरेक्टर का कोई ना कोई फ़ायदा है उस डिसीजन में, ये एक उनके दिमाग में बात रह जाती है। तो इसीलिए ये टर्म आई है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू सॉल्व दिस इशू। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? जिसका कंपनी से कोई भी तरह का लेना देना नहीं हो, किसी भी तरह का लेना देना नहीं हो। डैट इज़ नोन एज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी दो तरह की होती है, लिस्टेड भी, अनलिस्टेड भी। अगर लिस्टेड कंपनी है मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कंपनी में जितना भी डायरेक्टर्स का पैनल है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें से 1/3, मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इट इज़ मैंडेटरी, दैट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी देन कुछ कंडीशंस दी गई है। If paid up share capital more than or equal to 10 crore, then it is mandatory to appoint minimum 2 independent director. And if turnover of the company is more than or equal to 100 crores, then you have to appoint minimum 2 independent director. If outstanding loans and borrowings is more than 50 crore, then you have to appoint minimum 2 independent director. There is a limit. आप ये याद कर सकते हैं 10, 100, 50। 10 किसके लिए? पेड अप शेयर कैपिटल के लिए। 100 किसके लिए? टर्नओवर के लिए। 50 आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स। इन केस ऑफ प्राइवेट एंड ओपीसी मीन्स 1 person कंपनी। इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 1 person कंपनी देयर इज नॉट एप्लीकेबल दिस सेक्शन। इन केस इफ दे वांट टू अपॉइंट अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन दे एब्सोल्युटली कैन अपॉइंट, बट देयर इज नो मैंडेटरी in this case, in case of private and OPC, because in private and OPC there are limited number of members in the company. The section of independent director is not required, because in private company generally the director are the owners of the company, and in case of OPC generally this section is not applicable. If they want to appoint they can, but there is no mandatory to appoint independent director. नेक्स्ट, हु कैन बिकेम एन ID यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 यही सबसे मेन सेक्शन है, क्योंकि ये तो काफ़ी लेंदी भी हो जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट है IMR OF WHEN। ये आपको याद हो जाना चाहिए, IMR ऑफ WHEN। इसमें हम पॉइंट्स देखेंगे कि कौन लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी के बन सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई करते हैं। First point is I for integrity. Any person who in the opinion of the board, याद रखना opinion of the board, यानी वो बंदा इंटीग्रिटी, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, नॉट इन द ओपिनियन ऑफ हिज थॉट्स, क्योंकि अपने हिसाब से तो सभी इंटीग्रिटी वाले होते हैं, बट इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड वो इंटीग्रिटी वाला बंदा है। एंड इज़ अ पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी possesses necessary expertise and experience, उसके पास नेसेसरी एक्सपर्टीज़ है और एक्सपीरियंस भी है। नोट, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द वर्ड बोर्ड, ये जो वर्ड है बोर्ड, जिनकी ओपिनियन में वो बंदा इंटीग्रिटी वाला होना चाहिए, वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हम बोर्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी जगह हमें यूज़ करना पड़ेगा मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट।
सो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, इंटीग्रिटी, वो जो बंदा आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वो पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए, किसके लिए, इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। सेकेंड पॉइंट इज M1, monetary transaction. What is monetary transaction? Any person who has no monetary or pecuniary means financial relationship other than remuneration, क्योंकि उस बंदे को रेमुनरेशन तो मिलेगा ही कंपनी से, सो डेट इज़ नॉट नोन एज अ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इन दिस केस, क्योंकि रेमुनरेशन तो बेसिक सी चीज़ है कि वो अगर बंदा आके डायरेक्टर की सीट पे बैठ रहा है तो उसको रेमुनरेशन तो मिलेगा ही, बट उसका और कोई भी तरह का मॉनिटरी या पेक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, और अगर हो भी तो वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑफ हिज टोटल इनकम, यानी उसकी टोटल इनकम का 10% से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी अगर टोटल इनकम है 10 lakhs, देन मोर देन 10%, यानी अगर वो 15% यानी 1.5 लाख का कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है कंपनी के साथ, तो वो कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। और सच अमाउंट एज प्रिस्क्राइब विद द कंपनी ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 2 years और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर वो करंट फाइनेंशियल ईयर में भी कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है 10% से ज़्यादा उसकी इनकम का, तो भी वो अलाउ नहीं है, और अगर उसने पिछले 2 सालों में कोई ट्रांजैक्शन किया है तो भी वो अलाउ नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए। नेक्स्ट, कंपनी इंक्लूड्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट्स, यानी ये जो कंपनी वर्ड का यूज़ किया गया है इसमें कंपनी की होल्डिंग कंपनी भी आती है, सब्सिडरी भी आती है, एसोसिएट कंपनी भी आएगी। M1 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एट आर्म्स लेंथ प्राइस इज़ अलाउड। इसका क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल उस कंपनी का बिज़नेस है पेट्रोलियम का और वो बंदा पेट्रोल भराता है अपनी कुछ दूसरे काम के लिए, ट्रक्स का उसका ट्रांसपोर्ट का भी बिज़नेस है, उसके लिए पेट्रोल ख़रीदता है उस कंपनी से, तो अगर पेट्रोल में का प्राइस कंपनी उतना ही ले रही है जितना नॉर्मल कस्टमर्स से लेती है, देन इट इज़ अलाउड, क्योंकि दिस इज़ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी पेट्रोलियम कंपनी का काम क्या होता है, पेट्रोल को बेचना, तो वही वो डायरेक्टर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो ख़रीद रहा है उतनी प्राइस पे जितना वो कंपनी का नॉर्मल प्राइस है एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो उसको ये ट्रांजैक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसको कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दे रही है कंपनी। अगर कंपनी उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है देन ही इज़ नॉट अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट इफ़ द प्राइस इज़ आर्म्स लेंथ प्राइस, यानी नॉर्मल प्राइस जितना नॉर्मल कस्टमर्स से चार्ज हो रहा है उतना ही प्राइस उससे भी चार्ज होगा, देन it is allowed. So this is the M1, that is monetary transaction. Next M2, that is monetary transaction of relatives. अगर जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो अपॉइंट होने वाला है उसका कोई रिलेटिव ट्रांजैक्शन करता है कंपनी से तो भी अलाउ नहीं है, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, होल्डिंग बाय रिलेटिव्स अप टू द फॉलोइंग लिमिट इज़ अलाउड, कुछ लिमिट्स दे रखी है, वहाँ तक ट्रांजैक्शन अगर कोई रिलेटिव करता है तो अलाउ रहेगा। फर्स्ट, ₹50 लाख और अप टू 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी इंक्लूड्स जो मैंने पहले बताया था, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट्स, वो सब। विच एवर इज़ लेस, यानी अगर कंपनी का जो पर्सन अपॉइंट होने वाला है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए, तो उसका कोई भी रिलेटिव ट्रांजैक्शन करता है कंपनी के साथ कितने का, 50 लाख या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज़ लेस, देन अगर वो उस स्पेसिफिक अमाउंट जो भी अमाउंट आएगी विच एवर इज़ लेस करके से कम का ट्रांजैक्शन करता है, देन ही इज़ वेलकम टू द कंपनी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बट इफ़ द अमाउंट इज़ मोर देन दैट स्पेसिफिक अमाउंट, देन ही इज़ नॉट अलाउड टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज एक स्पेसिफाइड लिमिट अगर क्रॉस हो जाए उसके बाद कंपनी उसको अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट का वो रूल ही ब्रेक हो जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंपनी के बिज़नेस से या किसी भी ट्रांजैक्शन से, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, अप टू 50 lakhs और 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, विच एवर इज़ लेस।
50 लाख या 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, दोनों में से जो लेस अमाउंट है वो एक लिमिट हो जाएगी, उससे कम वो ट्रांजैक्शन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। सेकेंड कंडीशन इज़ ही इज़ इंडेटेड टू द कंपनी, यानी उसने कंपनी से कुछ लोन वगैरह ले रखा है इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी अमाउंट प्रेस्क्राइब्ड है उसकी एक्ट में बात नहीं की गई है, ड्यूरिंग टू इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर या पिछले 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसने एक स्पेसिफाइड प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ले रखा है एज अ लोन विद फ्रॉम द कंपनी। सो अगर लोन कुछ भी ले रखा है और वो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट जो भी दे रखी है, रूल्स वगैरह में दे रखी होती है, तो उससे ज़्यादा है तो भी वो अलाउ नहीं किया जाएगा एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। थर्ड, हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इंडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन ने कंपनी से लोन ले रखा है और उसने उस चीज़ की गारंटी दी है तो भी वो अलाउ नहीं किया जाएगा एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और इसमें भी अमाउंट जो है प्रिस्क्राइब की गई है, वो हमें रूल्स में देखना पड़ेगा जब भी हमें उसको ज़रूरत पड़े, बट एक्ट में ऐसा कुछ अमाउंट स्पेसिफाइड दे नहीं रखा है, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं अलग से, वो चेक करने पड़ते हैं। सो द फोर्थ and the most important condition is he has any other pecuniary relationship or transaction with the company includes all of these जो भी मैंने बताया था, holding subsidiary associate, amounting to 2% or more of its gross turnover, यानी कंपनी का जो ग्रॉस टर्नओवर है उससे 2% या उससे ज़्यादा का वो ट्रांजैक्शन रखता है कंपनी के साथ, या कंपनी की टोटल इनकम का 2% या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन वो करता है सिंगल कोई एक ट्रांजैक्शन, या इन कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन 1, 2 एंड 3rd पॉइंट। डेट इज़ ये 3 जो मैंने पॉइंट बताया आपको, इन तीनों को अगर मिला के वो 2% या उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो गया उसका, तो कंपनी उसको अलाउ नहीं करेगी एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर द लॉ। क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, कंपनी का जो टर्नओवर है या उसकी इनकम है उसका 2% और मोर अगर वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन से करे या इन तीनों ट्रांजैक्शन से करे, गारंटी दे दे वाले कितने की, फॉर एग्जांपल अगर उसने गारंटी दे दी और कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट की, और इनडेट भी हो गया कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट, और ट्रांजैक्शन उसने नॉर्मल और कोई भी कर दिया, तो इन तीनों का अगर ऐड करें हम और वो कंपनी का 2% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर से ज़्यादा हो रहा है, देन ही इज़ नॉट अलाउड एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द कंपनी। सो मेन सेक्शन बड़ा यही था। अब छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे कुछ। आर फॉर रिलेटेड, यानी एनी पर्सन हु इज़ और वॉज नॉट प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो अभी प्रमोटर नहीं है और पहले भी कभी नहीं था, और एंड एनी पर्सन हु इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जो ऐसा पर्सन जो कभी रिलेटेड भी नहीं रहा है प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के साथ। ओ स्टैंड फॉर अदर्स क्वालिफिकेशन एज में भी प्रेस्क्राइब, जो भी अदर क्वालिफिकेशन है जो प्रेस्क्राइब कर रखी है एज पर द कंपनी। एग्जाम्पल स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, लॉ, HR, इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक्सेट्रा। F फॉर फर्म्स यानी कंपनी की जो भी फर्म्स है, फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म्स, कंपनी के जो CA, CS, CMAs वगैरह होते हैं जिनके साथ ऑडिट कराती है कंपनी। सो शुड नॉट हैव बीन अ पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय ऑफ सर्च फर्म इन एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। वो पिछले 3 साल प्रीसीडिंग ईयर में पार्टनर, प्रोप्राइटर, एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए उस ऑडिट फर्म की जो फर्म कंपनी की ऑडिट कर रही है। सो दैट इज़ द कंसेप्ट। बी, लीगल कंसल्टिंग फर्म्स। लीगल कंसल्टिंग फर्म्स में अगर उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू विद कंपनी शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म। ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर जो लीगल कंसल्टिंग फर्म है उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाए कंपनी के साथ मोर देन 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ सच फर्म, देन शुड नॉट हैव बीन अ पार्टनर, प्रोप्राइटर,
एम्प्लॉय ऑफ सच फर्म इन एनी 3 प्रीसीडिंग ईयर, वो उस 3 प्रीसीडिंग ईयर्स में जो भी प्रोपराइटर, एम्प्लॉय या पार्टनर है वो कंपनी में एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। सो एफ फॉर फॉर्म्स ख़त्म हुआ। अब वी फॉर वोटिंग पावर। पर्सन proposed to be appointed as independent director must along with his relatives not hold more than 2% of voting power of the company। पर्सन जो भी प्रपोज किया गया अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो प्लस उसके रिलेटिव्स टोटल मिला के मोर देन 2% ऑफ वोटिंग पावर नहीं क्रिएट करने चाहिए। इसमें कंपनी डज नॉट इंक्लूड होल्डिंग एक्सेट्रा, जो भी पहले कंपनीज थी, सब्सिडरी, एसोसिएट्स वगैरह। ई फॉर एम्प्लॉयज। पर्सन शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय KMP ऑफ सच कंपनी इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है डेफिनेटली वो रिलेटेड है कंपनी के साथ, तो वो एम्प्लॉय भी नहीं हो सकता। एन फॉर NPO, वेयर कंपनी डोनेट्स। कंपनी डोनेट कर रही है 25% ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ एन MPO। एक MPO की फॉर एग्जांपल 100 इनकम है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए 100 लाख मान लीजिए, और कंपनी उसको डोनेट करती है 26 लाख, which is more than 25% of the total receipt of the NPO, then the employee CEO KMP of such NPO cannot be appointed as a independent director in such company। so ये सब थे who can become independent director। so 7 I for integrity, monetary transaction, related, other, firm, voting power, employee, NPO, non profit organization। तो ये पॉइंट्स थे हु कैन बिकम एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डेट इज एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होता है और उसके बाद उसका कितने टाइम के लिए रीअपॉइंटमेंट होता है। सो पहले अपॉइंटमेंट होता है 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर्स। देन रीअपॉइंटमेंट होता है ऑल्सो मैक्सिमम 5 ईयर्स। सो अपॉइंटमेंट के लिए मैक्सिमम 1 टर्म, डेट इज़ मैक्सिमम 5 ईयर्स, उसके लिए पास करना पड़ता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर आपको नहीं पता है ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होते हैं तो मैंने उसके लिए वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। सो अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, रीअपॉइंटमेंट के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन। रीअपॉइंटमेंट इज़ ऑल्सो फॉर मैक्सिमम 5 ईयर्स। नॉट एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बाय रोटेशन। रिटायरमेंट बाय रोटेशन हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, वो बाद में पढ़ लेंगे, बट उसके लिए ये एलिजिबल नहीं होते हैं। कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इज़ एप्लीकेबल, यानी 5 ईयर अपॉइंटमेंट, देन 5 ईयर रीअपॉइंटमेंट, देन कूलिंग पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, देन आफ्टर दैट ऑल्सो अपॉइंटमेंट, देन रीअपॉइंटमेंट, फिर कूलिंग पीरियड, ऐसे ऐसे चलता रहता है टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसमें बस सिंपल सी बात लिखी गई है कि कंपनी का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको सारे कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मानने चाहिए जो भी दे रखे हैं शेड्यूल 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट इज डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या डेक्लेरेशन देना पड़ता है। एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शेल इन द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, हर पहली बोर्ड मीटिंग में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, एंड देयर आफ्टर इन एवरी फर्स्ट BM डेट इज़ बोर्ड मीटिंग ऑफ कंपनी वेन एवर देयर इज़ द चेंज इन सर्कमस्टेंसेज। जैसे ही कोई चेंज होता है सर्कमस्टेंसेज में जो अफेक्ट कर सकता है उसके स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, then he must give declaration that he meets all the criteria of the specified under section 149(6)। यानी 149(6) में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब उसको ध्यान है और वो सारे क्राइटेरिया को मीट करता है एंड अपॉइंट हो सकता है वो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट इज द रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एलिजिबल होगा 3 चीज़ों के लिए। पहला सिटिंग फ़ी, दूसरा एक्सपेंस रिइंबर्समेंट, थर्ड प्रॉफिट बेस्ड कमीशन। सिटिंग फ़ी होता है जो कंपनी की मीटिंग्स में बैठता है उसकी एक सिटिंग फ़ी होती है, एंड एक्सपेंस रिइंबर्समेंट मतलब जो भी वो मीटिंग्स वगैरह में जाता है कंपनी के तो उसके लिए जो भी वो ट्रैवल करता है, रहता है कहीं, वो सब उसको रिइंबर्स करके देना पड़ता है। प्रॉफिट बेस्ड कमीशन मतलब कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसके बेस पर उसको कमीशन एक फिक्स % में मिलनी चाहिए। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ नॉट लायबल फॉर ESOP, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के लिए वो एलिजिबल नहीं होता कभी भी। लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर,
An independent director shall be liable only to the extent of any acts of omission occurred in the company with his knowledge. उसकी नॉलेज के चलते जो भी एक्ट्स किए गए हैं ऑफ ओमिशन या किसी भी तरह का फाइनेंशियल क्राइम वगैरह कुछ भी हुआ है और उसकी नॉलेज के अंडर हुआ है, देन ही शैल बी लायबल, अदरवाइज ही इज़ नॉट लायबल टू द business of the company. Note: Section 8 company is exempted from Section 149(4) to 149(13). So Section 8 companies के लिए ज़्यादातर sections applicable नहीं होते.